सादर अभिवादन। आज मैं आप लोगों के सम्मुख रोहिणी बरुआ के बलिदान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। फरीदपुर, जिला फरीदपुर, स्वतंत्र भारत के बाद जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो कभी हमारे भारत का पूर्वी बंगाल का भाग था। फरीदपुर की रहने वाली वो लड़की, जिसकी माँ उसकी 8 साल की अवस्था में ख़त्म हो गई थी, अकेले पिता के साथ रहते हुए। पिता देश प्रेमी थे। देश की गरीबी, गुलामी, भारत की दुर्दशा, इन सब विषयों को लेकर वो गीत लिखते थे और उन गीतों को सुनाते हुए जो धनार्जित कर पाते थे उसी से गुजर करते थे। इसी बीच जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो 8 साल की लड़की अब निरंतर उनके साथ रहने लगी। अपने पिता के द्वारा लिखे हुए गीतों को वो अपनी माता की वेदना के साथ जब मिलाकर गाती थी तो उसका कंठ बहुत करुणाद्र हो जाता था। आसपास की जनता, उसके द्वारा गाए हुए गीतों को सुनने वाले लोग विह्वल हो जाते थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे रोहिणी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसी समय पूर्वी बंगाल में मास्टर सूर्य सेन थे, जिन्हें क्रांतिकारी मास्टरदा कहते थे। वो मास्टरदा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और 1930 की अप्रैल में उन्होंने चटगांव के जलालाबाद पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत का आयुधागार, जहां शस्त्र रखे रहते हैं, उसको लूटा था। और उस लूट के चक्कर में अनेक लोगों पर मुकदमे चले थे, फांसी हुई थी। उनमें मैं कुछ थोड़े लोगों के नाम आपको बताऊं। उसमें सूर्यसेन जी को भी फांसी हुई थी और हरिगोपाल बाल, प्रभाष चंद्र बाल, तारकेश्वर दस्तीदार, विनय भूषण दत्त, जतिननाथ दत्त, योगेंद्रनाथ दत्त, मधुसूदन दत्त, शशांक विमल दत्त, शशांक शेखर दत्त, पुलिन चंद्र घोष इत्यादि 25 शहीदों को फांसी हो चुकी थी। उनके रोहिणी के पिता ने मास्टरदा पर अनेक शोक विगलित गीत लिखे, जिन्हें वो गाती हुई जब लोगों को सुनाती थी। मास्टरदा के और मास्टरदा से व्यक्तित्व से परिचित भी थी वो, तो उसके कंठ से निकलने वाले गीत लोगों को विचलित कर देते थे। इस चक्कर में रोहिणी को 4 मास की सजा भी हुई थी कि वो विद्वेष फैला रही है। 4 मास की सजा काट के रोहिणी आई थी। धीरे धीरे रोहिणी अब 20 साल की हो गई थी। उसके पिताजी सोच रहे थे कि लड़की की शादी कर दी जाए, लड़की अपने घर जाए। वो सोचती थी कि हमारे पिताजी अकेले हैं, हम अगर शादी करके चले जाएंगे तो हमारे पिताजी का क्या होगा, इनकी कौन देखभाल करेगा। ये कसमकस में पुत्री और पिता लगे हुए थे। क्रांतिकारियों से रोहिणी का मेल था। उसका केवल काम ये था कि वो उसकी झोपड़ी के पास क्रांतिकारियों के अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे और वक्त जरूरत होने पर वो उनको सप्लाई किया करती थी, पहुंचाया करती थी। ऐसे ही एक दिन एक पर्चा उसके पास आया कि चटगांव के जो आयुधागार लूटने के एवज में जो हमारे तमाम भारतीय शहीद हुए हैं, उसका बदला लेने के लिए हम लोग मुलुंदो थाने पर हमला करेंगे और इसलिए हथियार आप पहुंचाओ। घनी अंधेरी रात उस लड़की ने, रोहिणी ने, अपने झोपड़ी के पीछे छिपाए हुए बंदूकें, पिस्तौल और कारतूस निकाल करके एक गट्ठर बनाया और पिता को सोता छोड़ उन आयुधों को लेकर वो अपने साथियों के पास निकली। घना जंगल था रात में, बड़ी परेशानी की बात थी, लेकिन विपत्ति और नियति कुछ और ही संभाले बैठी थी। पुलिस को कहीं मालूम पड़ गया था
पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली थी और जंगल में रोहिणी पकड़ ली गई। बड़ी विषम परिस्थिति थी। दरोगा सिपाहियों ने कहा दरोगा इशरत अली दरोगा था कि इसे अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ पे रखेंगे तो अभी गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी, इसलिए इसे जल्दी जल्दी थाने ले चलिए। वो थाने ले जाई गई थी। दरोगा ने उसके यौवन को, उसके सौंदर्य को देख करके उसके मन में कहीं काम वासना जगी थी और बजाय उसे मजिस्ट्रेट के सामने रखने के, प्रस्तुत करने के, दरोगा ने उसे थाने पे ही बनाए रखा। शाम के वक्त दरोगा ने अपने सहायकों से कहा था कि इस लड़की को उसके निवास पर छोड़ दिया जाए। लड़की दरोगा के निवास पर छोड़ दी गई थी। दरोगा ने कहा था बाहर से तुम ताला लगा दो। बाहर से ताला लग गया था। लड़की को, रोहिणी को यह लगा कि कहीं कुछ अनहोनी घटित होने को है। उसने दरोगा से कहा कि आपको जो भी पूछताछ करनी है हमें हवालात में लेके करिए, यहाँ से हमें निकालिए। दरोगा जो कि अपने थाने का लॉर्ड था, उस पर कोई अंकुश नहीं था, उसे कोई डर नहीं था। वो लड़की के संग बदतमीजी करने लगा। लड़की बहुत नाराज हो रही थी। दरोगा के कमरे में 2 तलवारें टंगी हुई थी, क्रॉस, और उस पर एक ढाल रखी हुई थी। उसके कमरे में एक तरफ कहीं एक बाघ भी बना हुआ खड़ा था। लड़की ने लपक कर पलंग पर चढ़ी और उसने एक तलवार दीवार से उतार ली और दरोगा को उसने वार्निंग दिया कि देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो खैर नहीं है। दरोगा ने समझा ये साधारण लड़की है, ये क्या कर सकती है हमारा, मैं दरोगा हूं, मेरा रुआब है। तो दरोगा ने बहुत ही गर्वपूर्वक, दर्पपूर्वक कहा कि तो क्या दुर्गा बनना चाहती है तू? रोहिणी ने कहा अगर तुम महिषासुर बनोगे तो मुझे दुर्गा बनना पड़ेगा। बात दरोगा ने अनसुनी कर दी। दरोगा की उस हरकतों को देखकर लड़की में क्रोध उबलने लगा। उसने दरोगा को फिर वार्निंग दी है कि आप आगे मत बढ़िए, जहां है वहीं रुक जाइए। दरोगा नहीं माना। दरोगा ने उस लड़की को पकड़ना चाहा। लड़की पलंग पर खड़ी थी। पकड़ना चाहा, लड़की पीछे हटी और लड़की ने एक भरपूर वार तलवार का दरोगा के गर्दन पे दिया। शाफा लगा हुआ दरोगा की गर्दन पलंग पर लुढ़क गई थी। उस गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। दरोगा उस बाघ पर आसरा लेकर के, उसका सहारा लेकर के उसका कबंध लटक गया था। लड़की उसी तरह पलंग पर खड़ी हुई थी। सवेरा हुआ। दरोगा के सहायक उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के आए, देखा तो दरोगा का सर पलंग पे पड़ा हुआ है। पूरा पलंग रक्त रंजित है। दरोगा का कबंध एक तरफ लटक रहा है बाघ के सहारे। लड़की को देखा कि लड़की पलंग पर उसी तरह से तलवार लिए हुए मूर्ति बनी खड़ी है। उसके आंखों में क्रोध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे तैसे उन सिपाहियों ने उस लड़की को गिरफ्तार किया था और लड़की को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चला था। उस मुकदमा में उस रोहिणी को 18 फरवरी 1935 को फरीदपुर के जेल में फांसी दे दी गई। उसके पिता जीवित रहे। उसके पिता ने अपनी बेटी की याद में अनेक शोक विह्वल गीत लिखे और उन गीतों को सुना सुना करके फिर वो रोहिणी दीदी हो गई थी और अनेक लोगों की स्मृतियों में वो बस गई। वो मेरी भी स्मृति में बस गई। मैं आज उसकी कथा आप लोगों को सुना करके अपने को पवित्र होता पा रहा हूँ। ऐसे ही दिव्यात्माएं
जो हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने के लिए आई थी, उन सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारती, जय नागरी।